एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। आज नई शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने का 1 साल पूरा होने का अवसर पर यहाँ पीएम मोदी आज देश भर के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री आज शिक्षा क्षेत्र में कई पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी का संबोधन शाम 4:30 बजे होगा और यहाँ पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा में छात्रों को मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का विकल्प प्रदान करने वाले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरुआत करेंगे। साथ ही वह क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग के पहले साल के कार्यक्रमों और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए दिशा निर्देशों को भी जारी करेंगे। तो यहाँ आपको ये बता दें कि शुरू की जाने वाली पहलों में विद्या प्रवेश भी शामिल है, जो ग्रेड 1 के छात्रों के लिए 3 महीने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल है। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली के शेख सराय स्थित एक स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। केजरीवाल सरकार का ये कहना है कि मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस को वापस लेने के लिए शिक्षा विभाग कई बार आदेश जारी कर चुका है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उन आदेशों का पालन करने में हर बार विफल रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एबीजी स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये फाइल एलजी अनिल बैजल के पास भेजी गई है। असम सरकार ने राज्यों से ओलंपिक राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। आपको ये बता दें कि सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में हुई एक बैठक के दौरान ये बड़ा फैसला लिया गया। इसके साथ ही राज्य में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए भी योजना बनाई जा रही है। असम सरकार ने मान्यता प्राप्त विश्व चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरी और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को तृतीय श्रेणी की नौकरी देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही खेल पेंशन की मासिक राशि भी मौजूदा 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई है। कैबिनेट ने राष्ट्रमंडल और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं को खेल पेंशन प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि मंत्रिमंडल ने यहाँ जिस तरीके से सुधार की बात करी जाए तो पुलिस व्यवस्था में सुधार, उनकी गतिविधियों और तैनाती के उपायों की सिफारिश करने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व डीजीपी पीवी सुमंत की अध्यक्षता में 3 महीने के लिए एक पुलिस आयोग नियुक्त करने का निर्णय लिया है। दोनों पूर्व नौकरशाहों को मुख्य सचिव का दर्जा मिलेगा। 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्त करने के राज्य सरकार के फैसले के तहत कैबिनेट ने 1 सितंबर से असम पुलिस में 15,000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि यहाँ असम सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब यहाँ आपको ये बता दें कि युवाओं को अब एक अवसर मिलने वाला है और इसी के साथ ही एशियाई खिलाड़ी हैं उनको भी अवसर मिलेगा, उन्हें नौकरियां देगी सरकार। असम सरकार की तरफ से युवाओं को राहत प्रदान की गई है। जिस तरीके से युवा काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे, उसको लेकर अब खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से एक बड़ा हादसा हो गया और यहाँ आपको ये बता दें कि हादसे में 40 लोग लापता हो गए हैं और अब तक 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस हादसे में कुछ घरों और एक राशन डिपो को नुकसान हुआ है। बचाव कार्य फिलहाल जारी है। वहीं सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने किश्तवाड़ में हुए भीषण बादल फटने में जान गंवाने वाले परिजनों के लिए प्रत्येक के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। एसडीआरएफ के तहत 12,700 रुपए भी दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया है कि उपायुक्त किश्तवाड़ की तरफ से घर, बर्तन, कपड़े, घरेलू सामान, मवेशी, पशुशाला, कृषि भूमि के नुकसान के लिए एसडीआरएफ के तहत राहत प्रदान की जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार प्रभावित परिवारों की सहायता और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। बादल फटने की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कर दिया।
वहीं आपको ये बता दें कि भारतीय सेना भी बचाव कार्य में लगी हुई है। विवेक चौहान के नेतृत्व में 22 सदस्यों की एक टीम भेजी गई। किश्तवाड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शफकत भट्ट ने कहा कि बादल फटने के समय गांव में 30 से 40 लोग थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पुल बह गए हैं और वहां एक नदी उफान पर है। भट्ट ने ये भी कहा कि हौंसर किश्तवाड़ जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जजों की नियुक्ति पर केंद्र सरकार की तरफ से अहम जवाब आया है। इससे पता चलता है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के कई जज रिटायर हुए, लेकिन नई नियुक्ति नहीं हुई है। आपको ये बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय और देश के उच्च न्यायालयों में जजों के खाली पदों को भरने के लिए सवाल पर सरकार ने साफ कह दिया कि जजों की नियुक्ति में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से आने वाली सिफारिशों के जांच पड़ताल के बाद सरकार जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर देती है। लोकसभा में लिखित जवाब के जरिए विधि और न्याय मंत्री ने जानकारी दी। ये भी बताया कि जिला और सत्र न्यायालय यानी कि निचली न्यायपालिका भी जजों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार ने अपने जवाब में ये भी कहा कि पिछले साल यानी कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने एक भी सिफारिश नहीं की थी। पिछले साल की बात करें तो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और चीफ जस्टिस नियुक्त करने के लिए सिफारिशें आई थी। इनमें से 66 जजों को नियुक्त किया गया था और इसके बावजूद देश भर के 25 उच्च न्यायालयों में जजों की कुल स्वीकृत संख्या 454 जजों के पद रिक्त हैं और जबकि जिला और सत्र न्यायालय में जजों के 5132 पद अभी भी खाली हैं। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है। आपको ये बता दें कि यहां पीएम मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद जो आज ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगी। और इसके अलावा ममता बनर्जी अपने दिल्ली दौरे के चौथे दिन शरद पवार, संजय राउत, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिल सकती हैं। और एक दिन पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की थी और देश के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की थी। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान पेगासस जासूसी मामले पर भी चर्चा की गई। ममता बनर्जी ने इस मामले में कहा कि सोनिया गांधी विपक्ष की एकजुटता चाहती है। ममता ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमारे लिए जनता ही चेहरा है, लोकतंत्र बचाने के लिए चेहरा भी आ जाएगा। 2024 में विपक्ष के चेहरे के विषय पर ममता बनर्जी ने ये बात कही कि जब उनसे पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल के बाहर देश भर में भी खेला होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, देश में भी खेला होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि सरकार जांच से डर रही है। किसानों को लेकर भी बयान देते हुए कहा कि किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जो देश में वैक्सीनेशन की भारी कमी है, जहां भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे पीएचसी हो, सीएचसी हो, जिला अस्पताल हो, बड़े पैमाने पर लाइन लग रही है। बजाय जितने लोग वहां लाइन में लगे हुए सवेरे से शाम तक आ रहे हैं वैक्सीनेशन के, उनको वापस जाना पड़ रहा है। चूंकि कई अस्पतालों पर वैक्सीन है, कई अस्पतालों पर नहीं है, और जो आने के लोग अगर 300 की संख्या है तो मात्र 40 से 50 लोगों को ही वैक्सीन लग पा रही है। कहीं ना कहीं इसकी भारी किल्लत और दिक्कत देखने को मिल रही है। मैं समझता हूं कि जासूसी कांड पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले दिन से यह मांग किया कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच होनी चाहिए। सरकार भाग क्यों रही है, जांच से डर क्यों रही है? शिष्टाचार मुलाकात है और शिष्टाचार मुलाकात चूँकि आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका अपना एक लंबा राजनीतिक अनुभव भी है, जीवन भी है, तो ममता बनर्जी जी जो हमारी अभी यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि कुछ दिन पहले बादल फटने से कोंकण इलाके में लोगों को भारी नुकसान हुआ। लोगों की मदद करने के लिए वहां हम जा रहे हैं और जहां पर बिजली की सुविधाएं नहीं है वहां पर सोलर लाइट की सुविधा देंगे और लोगों को कपड़े और खाने की चीजें भी मुहैया करवाएंगे। आपको बता दें कि सपा प्रवक्ता सुनील सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में वैक्सीन की कमी से बहुत मौतें हुई। सरकार अब फिलहाल आंकड़े छुपा रही है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में दुनिया का सबसे बड़ा झूठ बोला था कि पूरे देश में बिना ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई। और उसके बाद क्या हुआ, सरकार को फैसला करना पड़ा कि राज्यों से रिपोर्ट मांग रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश से सही रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दे देगी तो हजारों लोग बिना ऑक्सीजन के मरे हैं। ये जो प्रचार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1, तो कोरोना में मौत में और बिना ऑक्सीजन की मौत में जरूर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और यूपी के सहारनपुर की बात करें तो यहां हाल ही में रेलवे ट्रैक का बिछाने के लिए विस्तारित कर ऊंचे किए गए कचहरी पुल के नीचे की जमीन धंस गई। हालांकि इस हादसे में कोई बड़ी हानि नहीं हुई है, जिसके बाद पुल की मरम्मत पूरे दिन चली और यहां पुराने और नए शहर को जोड़ने वाले पुल के बंद हो जाने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि रेलवे ट्रैक पर बने पुल का उद्घाटन 1.5 माह पहले मेयर संजीव बालिया और बीजेपी के पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने किया था, जो मिट्टी के कटाव के चलते जल्द ही ध्वस्त हो गया। मामले को गंभीरता से समझते हुए सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने रेलवे के अधिकारियों से जहां संपर्क करते हुए तुरंत कार्य शुरू कराया और बारिश के बीच भी क्षति हुई भूमि को ठीक कराया गया। देखिए, ये जो है रेलवे डिपार्टमेंट ने, डीएफसीसी ने अभी यहाँ पर ये काम कराया था और इसको पुल को थोड़ा सा विस्तारित कराया गया था। तो विस्तारित कराने के जो है बाद यहाँ पर एक जो है कल जो ज़्यादा बारिश हुई उससे यहाँ पर एक गड्ढा बन गया था। उस गड्ढे को तुरंत ही हम लोगों ने डीएफसीसी के जो कंसर्न इंजीनियर हैं उनको बताया गया और उन लोगों ने आज इसको तुरंत ही अभी ठीक करा दिया है और उम्मीद है कि इसको कल सुबह से हम लोग यातायात के लिए खोल देंगे। सर, जिस तरह से ये भरा गया है, पीछे की कुछ ऐसी जो चीज़ें बनी हैं वो किस तरह से रही हैं सर? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि इस पुल को विस्तारित कराया गया था, तो विस्तारित कराने के बाद संभव है कि यहाँ पर कुछ नीचे जो मिट्टी की कटान इन लोगों ने कराई थी, तो उस मिट्टी के कटान के परिणाम स्वरूप कुछ मिट्टी यहाँ पर लूज़ हुई है और लूज़ होने के बाद कल ये इस तरीके से जो है समस्या आई है। समस्या का संज्ञान लेते हुए रेलवे विभाग के जो तकनीकी लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। और वहीं पंजाब के संगरूर में एक गरीब परिवार की लालटेन बीती रात से हो रही भारी बारिश के कारण गिर गई और यहां मकान मालिक ने बताया कि बीती रात से लगातार हो रही बारिश के कारण उनके घर की छत गिर गई है और यहां घर का सारा सामान जैसे मोटरसाइकिल, गेहूं, बिस्तर, बेड आदि नष्ट हो गए हैं और घर के 2 कमरे भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। परिवार के सदस्य ने इस मामले में कहा कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। बारिश पै रही है जी, नेरी आ कि ना। अच्छा, की गल हो सामान मेरा खराब हो गया सारा, लेंटर कारण गेहूं दे कारण कणक भी, मोटरसाइकिल बस मैं सरकार वालों मदद तो चाहनी, गरीबनी है जी। कितना का नुकसान हो गई छोटा तकरीबन? नुकसान जी मेरी मशीन थी 8000 दी, और टूट गई, मोटरसाइकिल सारा फुट गया जी, कणक मेरी सारी गरीबनी सारी खराब हो गई, थल्ले आ गई, अंदर थी जी रखी हुई सारी कणक। परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ कौन-कौन ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ? परिवार में जी 2 बेटे ने के, घर वाला जी जुबराज सिंह। उत्तराखंड के बाजपुर में एक नवविवाहिता की इलाज के दौरान मौत हो गई और महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतका के भाई ने अपनी बहन के ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। शव को फिलहाल कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पुलिस मामले की फिलहाल जाँच कर रही है। भाई बहन है, मैंने अपनी बहन की शादी करी थी 3-4 महीने पहले, और 3-4 महीने हुए हैं अपनी शादी करी थी धौलपुरी में। जो हमारी बहन है और हमारी जीजा है, उन्होंने मार पीट के दहेज की मांग थी उनकी, मोटरसाइकिल, सोने की चैन और थोड़े फ्रिज और कूलर भी थे, क्या नाम है, वो हम नहीं दे पाए थे। तो इन्होंने मार तोड़ के गरीबों ने हमारी बहन को हमारे घर छोड़ दिया। उसके बाद हमने इलाज कराया, हमने बहुत फ़ोन करे, क्या नाम है,
जीजा हमारी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है, आ जाओ देखने के लिए। ये ना हमारे मौसा जी आए ना हमारे जीजा आए, कहते थे टाइम होगा तो निकाल के आ जाएंगे, ना तो मेरा टाइम रहेगा तो नहीं आ पाऊँगा मैं। अब ये हमारी बहन ख़त्म हो गई है, उनकी मृत्यु हो गई है। हम ये चाहते हैं सख्त सरकार में एक अभी नवविवाहिता है, 3 महीने पहले इसका विवाह हुआ है। लड़की 1.5 महीने से अपने मायके में रह रही थी और बताया जा रहा है कि ये थोड़ा बीमार भी थी, इसका इलाज चल रहा है। दौरान इलाज ही इसकी मृत्यु हुई है। पंचायतनामा भरा जा रहा है पोस्टमार्टम कराने। और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।